नमस्कार दोस्तों, सभी परीक्षार्थियों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका अभिनंदन करती हूं। और चलिए एक और इस माला में मोती पिरो लेते हैं हम। मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र नंबर 7 आगे बढ़ें। इससे पहले वही बात है, बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने, तार तार से ताना बुनती, मकड़ी सुंदर जाल बुने। तो वही बात हमारी भी होती है, थोड़ा थोड़ा करके हम कब ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन आवश्यकता होती है सतत प्रयत्न की। तो आपके सहयोग, आपके प्रेम से एक बार फिर मैं एक कदम और आगे। मॉडल टेस्ट प्रश्न पत्र 7, उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे प्रश्न पत्र और आप इसका एंजॉय भी कर रहे होंगे और फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। एंजॉय इसलिए कि जब हम प्रश्न पत्र कर के देखते हैं तो हमें अपना पता चल जाता है हम कहाँ किस धरातल पर खड़े हैं, और अभ्यास तो हो ही रहा है आपका, तो दोनों चीज़ें इसी कारण से जो ना फ़ायदेमंद सिद्ध हो रही होगी आपकी। चलिए प्रश्न नंबर 1 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए, पूर्वी पश्चिमी हमने सारी हिंदियाँ करी थी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, जो है ना बिहारी हिंदी, राजस्थानी, 5 भाग बटे थे, तो उसमें अब इस टॉपिक पे ज़्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये तीनों पूर्वी हिंदी की है। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की है। तो हमारा प्रश्न का उत्तर रहेगा डी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? कौन से अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास है? तो आप ये देखिए कि पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी से इसका विकास हुआ है। पहले तो हम इसका उत्तर ले लेते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी से सॉरी पूर्वी हिंदी का मागधी जो है उससे बिहारी, उड़िया, असमिया भाषा निकली। शोरसैनी जो है इसमें सी ऑप्शन इससे निकली। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी, गुजराती। तो इस प्रकार जो है हमारी अर्धमागधी, इसका उत्तर आएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? देसिल बहना सब जन मीठा, तै तै तैसन जपो अवहट्ठा। अब देखिए, ये पूछा है कि किस कवि की रचना है यह पंक्ति किसकी है? देवसेन, स्वयंभू, विद्यापति, पुष्पदंत। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना, बार बार आती है। तो ये है हमारी, इसका उत्तर रहेगा सी, विद्यापति की है। विद्यापति, जिसकी एक रचना पदावली बहुत ही चर्चित रही है, विद्यापति की पदावली, उससे या मैथिल कोकिल भी कहते हैं इनको, या यूं कहें कि यह एक विद्यापति ऐसा कवि है जिसका आदिकाल से लेके जो है वो रीतिकाल तक भी जिक्र होता है। रूपमाला किस विधा की रचना है? रचना का नाम है और विधा देखा है, इसमें अलग अलग विधाएं हैं। यहाँ पर विधाएं वो नहीं है उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण। यहाँ पर ये है व्याकरण ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है, खंड काव्य है या उपन्यास है। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग दिशाओं में पूछ लिए, एक ही तरह की विधाओं का यहाँ पे नहीं पूछा। तो रूपमाला जो है वो व्याकरण ग्रंथ है, ए ऑप्शन आएगा इसका। और ये है विमल सूरी ने लिखा था व्याकरण ग्रंथ। अगर आपने जैन कवि पढ़े हैं तो विमल सूरी का नाम है उनमें, और व्याकरण ग्रंथ रूपमाला उन्हीं की रचना है। उसके बाद आगे बढ़िए। 5वां प्रश्न, अधिनियम 1963 का मुख्य प्रावधान क्या है? अब अधिनियम 1963 जो है इसका मुख्य, पहले तो हम इसका ये देख लेते हैं मुख्य प्रावधान क्या है, उसके बाद इससे संबंधित और कोई प्रश्न है तो उनको भी करेंगे। आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में राजभाषाएं सारी रखी गई है, जितनी भी भाषाएं हैं भाषाओं का वर्णन 8वीं अनुसूची में है। और उसी के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में ही अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक जो है हिंदी भाषा और रूस के संबंध का विस्तार पूर्वक वर्णन है। उसी के अंतर्गत यहाँ पे है ये राजभाषा अधिनियम भी 1963 में जो आया था, उसका प्रावधान क्या है? केवल हिंदी भाषा होगी, हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा, या अंग्रेजी का प्रयोग केवल हिंदी प्रांतों में होगा, या न्यायालय की भाषा केवल अंग्रेजी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो 5वां प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो 5वें प्रश्न को। अब ये देखिए, एक मिनट हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, 5वें प्रश्न की बात। अब यहाँ पर अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। उसके बाद फिर एक लंबी चौड़ी बात थी और फिर अंत में ये भी कंडीशन लगा दी गई थी कि भाई अगर एक राज्य भी हिंदी का प्रयोग नहीं करेगा तब तक पूर्ण की राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं हो पाएगी। और जो आज तक लटक रही है मित्रों, ये बड़े दुखद बात है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रीय भाषा कुछ और है, राजभाषा है कुछ और
बोलने के लिए, लेकिन कार्य किसी और में ही हो रहा है। उसके बाद छठा प्रश्न ले लीजिए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? छठा प्रश्न का उत्तर तो पहले हम देख लेते हैं। मॉरिशस में, त्रिनाद में, नई दिल्ली में और लंदन में, जितने नाम दिए वहाँ पर सारों में विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। लेकिन छठे की बात करें, पेपर में 2-3 बार किसी स्क्रीनिंग में पूछा गया है, स्टेट में भी 1-आध बार पूछा गया है विश्व हिंदी सम्मेलन। तो अभी तक मैंने पहले भी बात की थी, 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। और अगर आप देखिए, मैंने आपको पता है पहले भी मैंने इसका जिक्र किया, एक बार फिर कर देती हूँ। जो ई बुक में मैंने डाली हुई है, जो ई स्टोर पे उपलब्ध है, और नीचे आपके इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी जाके आप उसको देख सकते हो। आप एक आधा लेसन ले सकते हो, उसमें ज़रूरी नहीं है आपको बुक लेनी, या फिर आप बुक ले सकते हो जो पाठ्य पुस्तक की तरह है, एक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, नोट्स की तरह है, या आप उसमें से देख सकते हो। ये सारे मैंने 12 के 12 जो सम्मेलन हुए, कहाँ हुए हैं, अध्यक्षता किसने की थी, सारा डिटेल से उसमें दिया हुआ है। तो फिलहाल हम छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करते हैं। लंदन में हुआ था, और कब हुआ था? 14 से 18 सितंबर 1999 में हुआ था। आगे देखिए क्या है इसका अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा अल्प प्राण सपर्श व्यंजन है? अब 7वां प्रश्न। और आपको पता है कि अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के होते हैं। वायु जो बाहर निकलती है, वायु छोड़ते हैं। अल्प प्राण यानी कि थोड़ी प्राण में वायु बाहर निकलती है, और महाप्राण में ज़्यादा यानी कि उससे दुगनी। तो अब ये देखिए, हमने देखा था ये अल्प प्राण और महाप्राण, अगर आपको ध्यान हो, जो पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण है, और चौथा और दूसरा जो है वो महाप्राण। तो यहाँ पर है सपर्श व्यंजन है। अल्प प्राण में भी सपर्श व्यंजन पूछा है, कै से लेके मैं तक सभी व्यंजन सपर्श है। तो पहला कै च ये अल्प प्राण सपर्श व्यंजन है, और द और उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सारे पहले वर्ण है। कै च दोनों पहले हो गए, तै थ द तीसरा हो गया। तो पहला और तीसरा अल्प प्राण है, तो सारे ही है, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक कौन था? बार बार रिपीट हो रहा है। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादक जो था वो बालकृष्ण भट्ट था। कितने साल तक निकाला इन्होंने? 33 साल तक निकाला, धन अभाव में। और इस पत्र में लगभग इनके जो है वो 1000 निबंध प्रकाशित हुए थे बालकृष्ण भट्ट के। काफी चर्चित रही थी ये बात। अवहट को पुरानी हिंदी किसने माना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे पेपरों में मिलता है ये। अवहट को पुरानी हिंदी किसने माना है? यहाँ के अगर ऑप्शन की बात करें, रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरतैन, नामवर सिंह और चंद्र शर्मा गुलेरी। जो चंद्र शर्मा गुलेरी है वो मानते हैं अवहट को पुरानी हिंदी। सी ऑप्शन रहेगा 9वें प्रश्न का हमारा। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही वरीयता क्रम लगाइए, यानी कि पहले कौन सा हुआ और बाद में कौन सा हुआ। 10वें प्रश्न का यदि हम उत्तर देखें, भाग्यवती, निसहाय, हिंदू, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। परीक्षा गुरु भाग्यवती, ब्रह्मचारी, निसहाय, हिंदू। प्रश्न नंबर 10। अब ये जो है हमारा इसका ऑप्शन क्या? सबसे पहला तो भाग्यवती निकला था, तो भाग्यवती तो एक में ही है, और वो है बी ऑप्शन। क्योंकि लेकिन भाग्यवती को जो है ये प्रकाशन की दृष्टि से पूछा है। भाग्यवती को उपन्यास मानने से इनकार कर दिया था, लंबी स्टोरी कहा था इसको। और दूसरे उपन्यास था एक, वो उसकी बंगाली उपन्यास उसकी नकल मान या था। तो इसलिए ये बी जो है ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सबसे पहले भाग्यवती प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन है इसका 10वें का। उसके बाद अगला देख लीजिए, 11वां प्रश्न कौन सा है? तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास खंजन नैन, एकदा नैमिषारण्य, मानस के हंस कौन सा है? ये देखिए, खंजन नैन और एकदा नैमिषारण्य, योग माया और मानस का हंस। यदि हम इन तीनों की बात करें तो मानस के हंस जो है अमृतलाल नागर का उपन्यास ये, और ये लिखा किसने? अमृतलाल नागर ने। और किसके जीवन पे है? तुलसीदास जी के जीवन पे आधारित है। खंजन नैन जो था वो ये भी अमृतलाल का ही है, और ये है सूरदास के, ये वाला खंजन नैन सूरदास के जीवन पे आधारित है। एकदा नैमिषारण्य जो है वो योग माया नीलमकार की निहारिका का है। अमृतलाल एकदा नैमिषारण्य ये भी अमृतलाल नागर का उपन्यास है। तो इसका उत्तर है हमारा डी। उम्मीद है आपको ये तो पहले से ही आता होगा, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए अगला 12वां प्रश्न देख लेते हैं हमें। प्लेग की चुड़ैल कहानी के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक का नाम बताइए। 12वां प्रश्न। रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला,
और महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला भगवान दीन। अगर प्लेग की चुड़ैल की बात करें तो इसका ऑप्शन 12वें प्रश्न का रहेगा डी, लाला भगवान दीन की ये रचना है। ये जो कहानी है, कहानियों की पहली कहानी की दौड़ में प्लेग की चुड़ैल का नाम भी था। मतवाला पत्र के संपादक थे, कौन थे? ये तो हम सबको पता ही हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मतवाला पत्र के संपादक रहे हैं। मतवाला पत्र यह कलकत्ता से निकलता था और इसका जो है वो संपादन मंडल में बहुत सारे कई लेखकों के, कवियों के नाम है, जिसमें निराला का भी एक नाम है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवियों का वरीयता क्रम बताइए। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा डिटेल में करने का है, उम्मीद है कि आपको इससे बड़ा मिलेगा कुछ सारगर्भित सी चीजें। अब सबसे पहले तो हम कर लेते हैं किसको मिला था। आपको पता है सबसे पहले मिला था पंत को, तो इसका नेचुरल है पंत, तो दोनों में दे रखा है डी और बी। अब हमें ये देखना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है, डी है या बी है। चलो जी उसके बाद देख लेते हैं। तो पहले हम डी और बी को, पंत को मिला था ये 1968 में, सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को मिला था। पंत का नाम ये 2 जगह आ गया हमारा, और इनको मिला था 1968 में। उसके बाद बात आती है फिर रामधारी सिंह दिनकर की, और यहाँ नरेश मेहता। नरेश मेहता को तो बहुत बाद में मिला था, तो अब इसके पहले मिला यहाँ दिनकर को, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को मिला। दिनकर को मिला था ये 1972 में, पंत को मिला 68 में, दिनकर को मिला ये 72 में। और फिर आया है नरेश मेहता का नंबर, उनको मिला ये 92 में, यानी कि उनके 20 साल बाद। और अज्ञे को मिला ये 78 में। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है अज्ञे जो है कहाँ है, नरेश मेहता, पंत, नरेश मेहता, दिनकर, नहीं ये ऑप्शन गलत है। और यहाँ पर पंत, नरेश मेहता, आगे दिनकर, ये भी सारे गलत है। अब यहाँ पर अगर नरेश मेहता को हम इधर उठा के लेके जाएं तो हमारा बी ऑप्शन सही होने की संभावना रहती है। ये शायद टाइप करने में गड़बड़ होगी, नरेश मेहता पीछे आएगा और अज्ञे, क्योंकि अज्ञे को 78 में मिल गया था, नरेश मेहता को तो 92 में मिला था, और दिनकर को 72 में, इनको 68। तो इस तरह करके जो है इनको 68 में मिला था पंत को। तो बी ऑप्शन इसका यूं करेंगे, लेकिन नरेश मेहता को हमें बाद में ले जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर आप रचनाओं के नाम ले तो देखिए पंत को मिला था उनकी रचना चितंबरा के लिए, आपको ध्यान हो तो। और उसके बाद जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उनकी रचना उर्वशी के लिए। अब उर्वशी जो है आपने उर्वशी का तीसरा सर्ग जो था हमारे भी एमए के सिलेबस में था। और उसके बाद जो ना अगला नाम आता है फिर अज्ञेय को। अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार, 1978 को अज्ञेय को मिला था। नरेश मेहता को 1992 को संपूर्ण साहित्य पे मिला था। आपको ये पता हो कि जो ना ये 1983 के बाद, 1983 तक तो एक रचनाओं के लिए मिलता था, और 1983 के बाद संपूर्ण साहित्य पे मिलने लगा था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अंतिम ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 1917 में कृष्णा सोबती को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए ये दिया गया था। काफी चर्चाओं में भी रही थी ये बात, कृष्णा सोबती को जब दिया गया था, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां सेमूलन का आ गया हमारा, रचना और उनके रचनाकारों को सेमूलित करना है। कल सुनना मुझे किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कई बार आती है रचना किसकी है, अगर आपको ध्यान हो, धूमिल की। कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। उसके बाद तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास जो है वो निराला की है। उसके बाद अगर धूप के दान किसकी है। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 पहले का आ गया हमारा कल सुनना मुझे पहले का दूसरा आ गया, दूसरा ए में है और डी में है, और फिर दूसरे का जो है वो सी का है, गिरजा धूप के दान जो है वो गिरजा कुमार माथुर की, सी का चौथा आ गया हमारा, तो ना बी का चौथा आ गया, तो बी का चौथा किस में है, डी में। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, 15वें प्रश्न का डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। और फिर एक तुलसीदास जो है सी का झंझा के नियम एक आ जाएगा, और फिर तुलसीदास 3 आ जाएगा निराला की, ठीक है। ये इस प्रकार करके सबकी रचनाएं हैं। कल सुनना मुझे धूमिल की होगी, धूप के दान गिरजा कुमार माथुर की होगी, झंझा के नियम पंत की होगी, और तुलसीदास निराला की होगी। तो इस प्रकार ये रचना है, डी ऑप्शन रहेगा। तो आगे बढ़िए, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है। सबसे पहले तो आप ये देख लो, आर्य शंकुक ने अनुमितिवाद का दर्शन दिया था।
अगर आपको इसको याद करना है, देख मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, अब आपकी मर्जी, आपको जिसके साथ जोड़ के याद करना है तो, क्योंकि याद करने के लिए हमें कोई ना कोई तो ट्रिक चाहिए तभी याद होगा, नहीं तो हम कितने रट्टे मारेंगे। और लिटरेचर वालों के लिए तो ये एक बात विशेष तौर पे रहती है कि वो क्या क्या याद करें। एक एक लेखक और एक एक कवि की इतनी इतनी कहानियाँ, इतनी इतनी रचनाएं हैं, लेकिन जो चीज़ हम याद कर सकते हैं, बड़ी आसानी से याद हो सकती है किसी एक ट्रिक के साथ, उनको तो हम याद कर लें। अब यहाँ पर बात आती है आचार्य शंकु का अनुमतिवाद। तो अब आपको ये तो पता चल गया अनुमतिवाद किसने दिया था, अनुमतिवाद शंकुक ने दिया था। शंकुक को कैसे याद रखोगे, शंकुक थोड़ा सा जोड़िए, शंकुक का थोड़ा सा अपने अर्थों में, वैसे तो देखिए बहुत बड़े जो न विद्वान है, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन फिर भी हमें अपने मन मन में जोड़ना है तो कैसे तो जोड़ेंगे। शंकुक का मतलब शंका, ऐसे करके जोड़ लीजिए, शंका से शंकुक बना, हम अपने शब्दों में जोड़ सकते हैं। और अनुमितिवाद, शंकाओं के आधार पर तो किसी चीज की अनुमति, जो अनुमान ही लगाया जाता है, अनुमान से बना अनुमति आधार, या यूं लगा लीजिए कि किसी चीज की अनुमति देने में हमें शंका हो रही है, और ऐसे जोड़ के हम शंकु को, तो इस प्रकार जोड़ के अगर याद करोगे तो फिर आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे, और आपके जहन में, ये आपकी स्मृतियों में कहीं ना कहीं सुरक्षित रह जाएगी और उसको भूल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न पूछा है इन्होंने 16वें प्रश्न का कि ये अनुमतिवाद शंकु का किस दर्शन पर आधारित है। मीमांसा दर्शन पर आधारित है, बी ऑप्शन रहेगा इसका। अब 16वें प्रश्न का बी ऑप्शन। अब बात यदि हम यूं सोचें कि ये मीमांसा दर्शन क्या होता है, तो जो हमारी रहस्यात्मक भावनाओं को जानने की जो बात होती है उसी को मीमांसा कहते हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छे से जांच पड़ताल करना, जांचना उसको। निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है, जयापाल, छात्र, अस्तित्ववाद, टी.एस. इलियट, ये पाश्चात्य विद्वान आगे सारे, निर्व्यक्तिवाद, लोजाइन्स, नस विखंडनवाद और क्रोचे अभिव्यंजनावाद। अब आप 17वें प्रश्न का सबसे पहले तो उत्तर देख लीजिए। लोजाइन्स ने जो है वो विखंडनवाद का नहीं दिया था, तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 17वां प्रश्न, और ऑप्शन आ जाएगा सी। इसकी डिटेल जो है मैं आपको करवाऊंगी जल्दी, काव्य शास्त्र, क्योंकि हमारी बहुत सारे बंधुओं की जो है डिमांड है काव्य शास्त्र की मुख्य मुख्य पहलुओं की, मुख्य मुख्य बिंदुओं की एक वीडियो बना दो मैडम। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी 1-2 दिन में, जल्दी जैसे ही मेरा चैप्टर तैयार हो जाएगा मैं वीडियो बना दूंगी। उसके बाद अगला देखिए, अब यहाँ भी सॉरी याद कर लीजिए, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के किसी ना किसी तरह तरीका वही रहेगा। वक्रोक्ति जीवितम काव्यम किसने कहा, और वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है, यहाँ पर तो रचना का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। 18वां प्रश्न, अगर बात करें हम तो ममपंत जगन्नाथ अभिनव गुप्त कुंतक की है ये वक्रोक्ति जीवितम, कुंतक ने दिया है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका 18वें प्रश्न का। अब आइए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न उत्तर क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम किसकी उक्ति है, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम किसने कहा। अब औचित्य का सिद्धांत किसने दिया था, अगर हमें ध्यान हो तो। अब यहाँ उचित कौन मानता है, जो क्षमा कर देता है उसके लिए तो सारा कुछ उचित होता है, तो औचित्य का सिद्धांत देने वाले थे क्षेमेंद्र, और ये रचना भी, ये जो पंक्ति है ये भी उन्हीं की है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑप्शन डी 19वें का। उसके बाद 20वें की तरफ बढ़िए कि अब यहाँ पर देख लेते हैं 20वें प्रश्न में क्या है। यहाँ पर रस दिए गए हैं, ये तो स्थायी भाव है और ये रस है, एक दूसरे से जोड़ने हैं, कौन कौन से जुड़ेंगे अब देख लेते हैं हम। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह का स्थायी भाव यदि हम देखें तो इसमें वीर होगा, क्योंकि जोश जो है, जोश होता है ओज, लेकिन इसमें वीर, उत्साह से वीर रस दे रखा है, कोई बात नहीं, उत्साह के साथ यहाँ पर ओज भी हो सकता है। शोक किसका है, अब यहाँ पर देखें तो जुगुप्सा विभत्स का, यह आ जाएगा। और यहाँ पर तो गड़बड़ कर दिया भाई जिसने भी, ये टाइप में गड़बड़ होगी। ये जो डी वाला निर्वेद जो था, ये वीर इधर आना था और ये इधर आना था, कुछ तो था ऐसा कुछ। अब देखिए निर्वेद जो है वो किसका है, शांत रस का है निर्वेद, ठीक है। अब जो शोक जो है वो करुण रस का है, नहीं ठीक है सॉरी, ये शायद मैं नहीं देखने में गड़बड़ करती। तो यहाँ पर जो है देखिए, शोक का करुण, शोक स्थायी भाव होता तो करुण रस होता है, उत्साह स्थायी भाव होता तो वीर रस होता है, जुगुप्सा होता है तो विभत्स रस होता है, निर्वेद होता है तो शांत रस होता है।
अब रौद्र का क्रोध है, तो इसलिए ये चारों इस प्रकार हमारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन रहेगा हमारा 3 और 1 और 5 और 2, 3 1 5 2, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, विभावना अलंकार कहाँ होता है? अब विभावना अलंकार होता कहाँ है? 21वां प्रश्न, जहां कारण कहीं हो और कार्य कहीं और हो। उसके बाद अगला देख लेते हैं क्या है, जहां कारण होते हुए भी कार्य न हो, जहां बिना कारण के ही कार्य हो, जहां कारण के विपरीत कार्य हो। तो विभावना अलंकार होता है जहां बिना कारण के कार्य हो, यानी कि कारण के बिना ही कार्य हो जाए। जैसे देखिए, आपने जो है वो कई उदाहरण ऐसे सुने हैं कि कारण के बिना ही काम सिद्ध हो जाता है, कारण तो होता ही नहीं है और वैसे ही हो जाता है अपने आप, तो वहाँ होता है विभावना अलंकार। आइए अगला देख लेते हैं हम। विभावना अलंकार के बाद 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां प्रश्न, रचनाएं और निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ समूल्यन करना है हमें। पहला है धूप के दान। अभी अभी करके आए हैं हम, किसकी रचना है? धूप के दान। एक मिनट भाई, हाँ, धूप के दान, हम विस्पाई जन्म के, ठंडा लोहा, कुकुर मुत्ता। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्या धूप के दान किसकी थी? गिरजा कुमार माथुर की थी। अभी भी की है हमने, थोड़ी देर पहले ही की है। ऐसे में तो भाई हमारा ये थोड़ा सा थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। तो देखिए, इसी कारण से जो है ना कई बार ये दिक्कत आ जाती है। चलो देख लेते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, जो हमारे नए बंधु आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद है कि आपकी एस्टेट की तैयारी में सही साबित हो रहा होगा और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। अपने इधर मित्रों को, अपने बंधुओं को शेयर अवश्य कर दें, और कमेंट्स तो आप देते ही रहते हैं। और कुछ हमारे जो भी श्रोता है, पाठक है, या जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, या जो प्यार देने वाले मित्र, बंधु, बच्चे जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगली जूम मीटिंग कब होगी। जल्दी ही आपको इसका मैसेज दे दिया जाएगा, और उम्मीद करूंगी कि मैं अगली जूम जो भी हमारी मीटिंग हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और समय भी ऐसा रखे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल पाएँ। तो आगे देखिए, धूप के धान किसकी रचना है? अगला प्रश्न कर लेते हैं हम। धूप के धान रचना है गिरजा कुमार माथुर की। हम विस्पाई जन्म के, ठंडा लोहा है धर्मवीर भारती की। क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत आ गई इसमें? धूप के धान रचना है ये, यहाँ पे आइए, गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है, उसके बाद हम विस्पाई जन्म के किसका है? बालकृष्ण शर्मा। ठंडा लोहा, हम विस्पाई, ठंडा लोहा जो है वो धर्मवीर भारती। कुकुरमुत्ता जो है निराला की है। ठीक है, अब क्या रह गया हमारा? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का हो गया। तो ए का 3 बी में है, और भी किसी में है क्या? देख लें, नहीं, तो बी में ही है। ए का 3 है धूप के दान, गिरजा कुमार माथुर की। ए का 3 है, और बी का जो है वो 4 है, हम विस्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन। और सी का 1 ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, और डी का 5। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। उम्मीद है कि कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा, कुकुरमुत्ता एमए के सिलेबस में थी। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की होगी, धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की होगी, और ये था हमारा, इससे ऊपर क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। धूप के धान विस्पाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इस प्रकार हमारी ये रचनाएं थी। उसके बाद आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम क्या है? ग्राम
प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी। आप में से बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे इसका उत्तर, लेकिन देख लेते हैं हम क्या है। ग्राम उनकी पहली रचना है जयशंकर प्रसाद की, ये ऑप्शन रहेगा। नटरंग का संबंध किससे है? नाटक संग्रह से है, नाटक मंडली से है 24वें का। और आगे देखते हैं हम और क्या ऑप्शन है। नाट्य संस्था है या नाट्य पत्रिका है? नटरंग की यदि हम बात करें तो यह एक नाट्य पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन इसका रहेगा डी, नाट्य पत्रिका। निम्नलिखित नाटकों को सही वरीयता क्रम में बताइए। नाटकों से संबंधित प्रश्न 2-4 आते हैं पेपरों में। 25वां प्रश्न हमारा सबसे पहला नाटक यदि बात करें तो हम अंधेर नगरी है, तो अंधेर नगरी है ए और सी में, ठीक है। अंधेर नगरी 1881 में था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ये अंधेर नगरी तो आ गया हमारा ए में है और सी में है। इसका रचना काल जो है अंधेर नगरी का क्या है 1881, और इसके कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। उसके बाद यदि दूसरे की बात करें तो दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त, जो प्रसाद का है, और 1931, क्योंकि इसको हमने बार बार पढ़ दिया तो इसके सन वैसे ही रट्टे पड़े हैं। चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद गुप्त का है, और ये जयशंकर प्रसाद का है, सॉरी गुप्त का नहीं, जयशंकर प्रसाद का। चंद्रगुप्त 1931 में निकला था, तो दूसरे नंबर पे आ गया। तो इसका उत्तर तो हमारे पास आ गया दो को देखते ही, यानी कि सी ऑप्शन रहेगा 25वें का, ऑप्शन सी। उसके बाद आ गया अंधा युग, जो है ये धर्मवीर भारती का है। अंधा युग ये भी आपके नाट्य गीति नाट्य है। अंधा युग ये भी एमए के सिलेबस में था, अगर आपको ध्यान हो पढ़ा हो आपने तो। उसके बाद आधे अधूरे मोहन राकेश का है, और ये सबसे आधुनिक यानी कि 1969 में प्रकाशित हुआ था, तो ये सबसे नया है। तो इस प्रकार देखिए ऑप्शन हमारा सी रहेगा इसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। आदिकाल को बीजवपन काल नामकरण किसने दिया था? काल विभाजन अगर आपने देखा होगा तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम देने वाले कौन थे? 26वें प्रश्न को यदि देखें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने बीजवपन काल दिया था। और बाद में आदिकाल को आदिकाल नाम भी महावीर इन्होंने जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। तो बीजवपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों भाई थे। आदिकाल का नाम काफी चर्चित रहा है, मैंने नोट्स में डाल रखा। आदिकाल के नाम जो है, जो बुक है उसमें क्या क्या नाम दिए और किस किस ने दिए, सबसे चर्चित रहा आदिकाल। उसके बाद आगे देख लीजिए, चंद्रालोक में किस आचार्य की रचना है? चंद्रालोक किस आचार्य की रचना? 27वां प्रश्न ए ऑप्शन आएगा, आचार्य जयदेव की रचना है ये। केशव कहीं न जाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति 28वां प्रश्न, बहुत बार पेपरों में आती है, केशव कहीं न जाई का ये। और हमारे ज़्यादातर पाठक जिनको ये ध्यान नहीं है वो फटाक से केशव दास करा देते हैं, जबकि ये जो है तुलसीदास जी की पंक्ति है। केशव कहीं न जाई का ये तुलसीदास की पंक्ति है। रीतिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है? रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, बिल्कुल हुई। रीतिकाल में अलंकरण की प्रवृत्ति मुख्य है। रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रज है। रीतिकाल में प्रकृति का, ये बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति का वर्णन तो है ही नहीं रीतिकाल में, बहुत कम है। सेनापति 1-2 कवियों ने किया है। तो इस प्रकार जो रीति मुक्त कवि थे उन्होंने रीतिकाल में प्रकृति वर्णन नहीं है। भूषण और सेनापति 1-2 कवियों के और नाम आते हैं बस, बाकी वो भी थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। 30वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित उदाहरणों को उनकी रचना से सम्मिलित कीजिए। बुद्धि अगर स्वार्थ से युक्त हो तो उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है। जिंदगी में और कुछ हासिल न हो तो कम से कम नामुराद मोहरा तो हाथ में बनी रहे। अब क्या है इनके, ये किस किस से ली गई है? 30वां जो है हमारा सॉरी देख लेते हैं इसका। 30वां प्रश्न पहले का जो है, पहला जो है बुद्धि अगर स्वार्थ से युक्त हो तो उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ये है गोदान का 1 का 2, ठीक है, 1 का 2 हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कौन सा है। दूसरा है बी, साहित्य का निर्माण मानव जीवित मृत्यु का आह्वान है। ये है शेखर एक जीवनी से लिया गया है। ये तीसरा है, यानी कि
दूसरा तीसरा और फिर आ जाएगा हमारा, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन किस में है, दूसरा तीसरा, हाँ एक में ही है दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन रहेगा इसका, पहले तो हम इसके ऑप्शन को कवर कर लेते हैं, ऑप्शन बी रहेगा इसका, दूसरा तीसरा चौथा पहला। अब चौथा देख लेते हैं अगली रचना क्या है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। चौथा है चंद्रगुप्त से है। और फिर जिंदगी में और कुछ हासिल न हो तो कम से कम ना मुराद मोहरा तो हाथ लग जाए, पहला आधे अधूरे के। ये वाली पंक्ति तो शायद आधे अधूरे नाटक हमारे एमए के सिलेबस में था, ये वाली तो कुछ याद हो क्या पता आपको थोड़ी थोड़ी। अब सबकी पंक्तियां याद रखो ये तो मैं आपको नहीं कह सकती और बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन फिर भी जो मुख्य मुख्य हमारे सामने आती हैं हम थोड़ी उन्हीं को तो देख ही ले। अब ये देखिए 31वां प्रश्न आ गया हमारा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन की दृष्टि से वरीयता क्रम में उदंत मारतंड। आपको ये पता है कि उदंत मारतंड तो सबसे पहले थे, तो डी ऑप्शन में है और ए में है। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद कौन सा निकला उदंत मारतंड के बाद, प्रश्न नंबर 31 और समाचार सुधावर्षण, और इसमें आया है, ये तो बाद की थी हरिश्चंद्र मैगजीन, तो ये पहले निकला था हरिश्चंद्र मैगजीन, और आनंद कादम्बरी उसके बाद निकली थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये रचनाएं हमारी आ गई। उदंत मारतंड 1826 में निकला था, ये तो आपको पता होगा, 1826 में, दिसंबर 1927 में इसको बंद कर देना पड़ा था किसी कारण से। समाचार सुधावर्षण जो है ये भी 1854 में निकली थी, 1854 में। ठीक है, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन जो है बाद में इसका नाम बदल दिया था, हरिश्चंद्र पत्रिका कर दिया गया था। ये निकली थी 1873 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादक थे, कांसी से निकली थी। आनंद कादम्बनी जो है वो ये प्रेमधन इसके संपादक थे, और ये निकली थी 1914 में, यानी कि ये तो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके साथ से निकली थी। एक आधी भी रचनाएं अगर हमें याद रह जाती है तो हम इस तरह के प्रश्न बड़ी आसानी से कर पाएंगे, तो ए उत्तर रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद अगला देख लिए रचना, और ये आप यूं मान के चलिए 45% नहीं है, कम से कम ये 70-80% बन जाते हैं। एक कई प्रश्नों में तो 4-4 प्रश्न हो जाते हैं आपके, और कईयों में 8-8 भी हो जाते हैं, साथ में लेखक, रचनाएं और उनके रचना काल और उनके आरोह है अवरोह है, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। रचना और रचनाकार में कौन सा विषम संयोजन है, यानी कि कौन सी रचना उसके रचनाकार के साथ नहीं रखी गई। काव्य विवेक चिंतामणि की, काव्य रसायन देव की, काव्य निर्णय रमती राम और जगत विनोद पद्माकर। अब इसमें एक तो ऐसा है जो गलत है, और वो कौन सा है, काव्य निर्णय रमती राम का इसमें है वो गलत है। 32वां प्रश्न काव्य निर्णय रमती राम का नहीं है, ये वाला गलत है। सुजान चरित का मुख्य विषय क्या है, राजा सुजान की प्रशस्ति है, सुजान वेश्या के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, प्रकृति वर्णन, काव्य लक्षणों का दर्शन है। यदि हम सुजान चरित रीतिकालीन काव्य है और इसकी बात करें तो राजा सुजान सिंह की प्रशंसा की गई है। आपको पता है रीतिकाल में ये चीज थी, ज्यादातर जो कवि थे वो राज्य रजवाड़ों के यहाँ रहते थे और उनकी प्रशंसा करते रहते थे और काव्य रचना करते रहते थे और वहीं पलते रहते थे, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था। अधिकतर कवि कुछ इसी प्रकार के थे। तुलसीदास की भक्ति भावना को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, यह कथन किसका है। 34वां प्रश्न हमारा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र। वैसे तो सारे ही आलोचक बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी सारगर बिच्छी जो है ये पंक्तियां या सारगर बिच्छी जो है वो परिभाषाएं देने वालों में अगर नाम आता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। उसके बाद 35वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 35वां प्रश्न, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। कब हुई हो या रहनो रहोगो विनय पत्रिका से लिया गया है, ये अगर आपको ध्यान हो तो, और इसका अगर हम लें तो ये होगा, यानी कि ए का लें हम तो तीसरा। नैन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, माया भरी न मन हुआ मरी मरी जात शरीर, माया, ये वाली भी आपने कई बार पढ़ी होगी। उसके बाद हमारे हरी हारिल की लकड़ी, और ये जो है वो सूरदास, ये सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने निशान। पहले तो कब हो रहनी रहोगो, ये तो तुलसीदास आ गया। उसके बाद माया वाला दूसरा आ गया, हमारे हरी हारिल की लकड़ी पहला आ गया, और अब आ गया यहाँ पे नैन जो देखा कवल भान निर्मल नीर शरीर। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहला ए का तीसरा, ए का तीसरा किस में है, इसमें तो नहीं है भाई ए का तीसरा, और यहाँ पे ए का तीसरा, चौथा दूसरा और पहला, ठीक है, चौथे का पहला, तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद अगली देख लीजिए,
अगली भी आ गया, कल सुनना मुझे। इस पेपर में कुछ ज़्यादा ही कवर कर दिया गया है, 2-3 बार आया है कुछ इस तरह का प्रश्न। धूमिल को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हाँ, ये प्रश्न पर अलग है भाई, तुम्हारा धूमिल की रचनाएं हैं। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और संसद से सड़क तक और उपयुक्त सभी। अगर 36वें प्रश्न की बात करें तो कल सुनना मुझे उनकी रचना है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत काव्य कवियों को तो वरीयता क्रम में रखिए। अब यहाँ पर रचनाएं रखनी है वरीयता क्रम में। थोड़ी सी देर पहले तो हमने कवि रखे थे, लेकिन यहाँ रखेंगे हम रचनाएं। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार काव्य कृतियों की वरीयता सबसे पहले किसको मिला था? अगर यहाँ पर देखें हमें तो आपको पता है किसको, पंत को मिला था। पंत की किस रचना के मिली? चितंबरा के लिए। तो ए और सी दौड़ में है। उसके बाद आता है, फिर हमने पढ़ा था दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था। तो अब फिर दूसरी आगी दिनकर की, यानी कि 1968 में तो मिला था पंत को चितंबरा के लिए, और फिर 1972 में मिला उर्वशी को, और महादेवी वर्मा को तो बाद में मिला है यामा के लिए। तो यहाँ कट जाती है और सी ऑप्शन इसका 37वें प्रश्न का क्या बन जाता है? हमारा ऑप्शन सी बन जाता है। चितंबरा उर्वशी कितनी नावों में कितनी बार, और यामा। ठीक है, चितंबरा जो है वो पंत की है, उर्वशी दिनकर की है, रामधारी सिंह दिनकर की कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की है, और यामा महादेवी वर्मा की है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, परिवेश पत्रिका के संपादक कौन है? पत्रिकाएं बहुत सारी है, कई बार इनके संपादकों के बारे में पूछा जाता है। मूलचंद गौतम इसके संपादक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 39वां। इससे पहले आगे बढ़े मैं एक थोड़ी सी बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि कौन सी किताब लें, क्या लें। तो वैसे तो आप कोई भी किताब ले लो जो भी आपके पास है, लेकिन एक चीज़ हिंदी पीजीटी हिंदी वालों के लिए ये ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी को भी थोड़ा देखें। वैसे एक एनसीईआरटी की मैराथन क्लास मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बना रखी है। बच्चे अभी डिमांड कर रहे हैं काफ़ी सारे कि 6ठी से 8वीं की, या प्रोसेस में है। जैसे ही मेरी तैयार हो जाती है मैं जल्दी उस पर बनाऊँगी, कोशिश करूँगी जल्दी आए आपके सामने। और आप यूँ लगा लीजिए, मैक्सिमम जितना समय निकाल सकते हो आप याद करिए और अच्छे से करिए। सिर्फ ये नहीं कि उड़ते उड़ते से एक रीडिंग ले ली हो गया, ऐसे याद नहीं होता। कम से कम 1-1, 2-2, 3-3 बार उसको रिपीट करिए। और जो चीज़, वैसे तो अपने अपने हर एक व्यक्ति के तरीके होते हैं, लेकिन आपको जो चीज़ ऐसे लगे कि हमें याद नहीं हो रही तो उसको अपने कॉपी पे उतार लीजिए और उसको बार बार अपने जहन में रखिए, उठते बैठते उसी चीज़ को, तो बिल्कुल याद होगी। उसके बाद देखिए कहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कहानी और कहानीकारों के नाम कोटिकृत करते हैं इसको, कौन कौन सी रचनाएं किस किस की है। सबसे पहले बात तो है राखीबंद भाई वृंदावन लाल, राखीबंद भाई जो है वो वृंदावन लाल वर्मा, विशंबर कौशिक की नहीं थी क्या, वृंदावन लाल वर्मा की। उसके बाद सुख में जीवन बुद्धू का कांटा चंद्र शर्मा गुलेरी, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की, आंधी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन रहेगा 39 का, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए क्या है 40वां, भरतमुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति को अनुमान और अनुमिति किसने कहा है? संयोग और निष्पत्ति को भरतमुनि ने जो रस सूत्र दिया है, भरतमुनि का नाट्य शास्त्र उनकी रचना है, उसमें उन्होंने रस सूत्र दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा भट्ट, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलत, शंकुक और भट्टनायक। ये मैंने एक बार बताया था आपको। अनुमितिवाद का सिद्धांत किसने दिया है? अनुमान कौन लगाता है या अनुमिति कौन लगाता है जहाँ शंकाएं होती है? तो डी ऑप्शन शंकुक ने दिया है। 41वां, अनुकरण को प्रतिकृति न मानकर पुनर्सर्जन किसने माना है? 41वां प्रश्न हमारा। तो अरस्तु कहता है अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, आपको याद हो तो वो कहता है प्रतिकृति न हो के अनुकरण क्या है? पुनर्सृजन है। उसके बाद अगला देख लीजिए 42वां, अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न पसंद आए होंगे और आपने भी साथ साथ किए होंगे। आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य किसकी रचना है? 42वां, और ये आ गया हमारा आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, रामविलास शर्मा, रघुवंश, हजारी प्रसाद देवीराम स्वरूप। तो 42वें का उत्तर रहेगा रघुवंश की रचना है ये। उसके बाद अगला देख लीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे हम इन पे। तुलसीदास ने राम राज्य का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? रामचरितमानस में कितने कांड है? 7 कांड है। पहला जो है वो बालकांड है और अंतिम उत्तरकांड है। अयोध्या कांड, बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड। अब रामचरितमानस के किस कांड में राम राज्य का वर्णन है? 43वें प्रश्न की यदि बात करें तो राम राज्य, देखिए सारी चीज़ कब हुई थी? जब
अंत आधार मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उत्तरकांड जो है लास्टवां कांड है, तो उत्तरकांड में है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय है वर्धा में, महाराष्ट्र वर्धा में है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? कोंकणी, नेपाली और डोगरी, ये तीनों 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, और ये तीनों है कोंकणी, डोगरी और नेपाली, तीनों भाषाओं का है उसमें, तो उपयुक्त सभी आ जाएगी। तो इस प्रकार ये 45 प्रश्नों की श्रृंखला पूरी हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।